जय हिंद, नमस्कार। अभय रिसर्च क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लासेस में स्वागत करता हूं और हम लेकर आ गए हैं इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसका नाम है भाव। यानी पहले हम लोग समझते हैं कि भाव क्या है। भाव इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई टॉपिक होता है, क्योंकि भाव को इंग्लिश का जो ग्रामर होता है उसका बैकबोन कहते हैं। इसी के आधार पर जो इंग्लिश के जो सेंटेंसेज होते हैं, जो एसी होता है, जो फ्रेजेज होता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये भाव क्या है, यानी क्रिया क्या है, और इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट में बढ़ सकता है या वीडियो लंबा हो सकता है, तो हम लोग धैर्य से और विस्तार से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भाव क्या है। तो पहले समझते हैं कि भाव, देखिए जो भाव होता है, भाव को कहते हैं हम लोग क्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? क्रिया। यह है क्रिया। यानी भाव एक ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा कोई एक्शन या जो स्टेट होता है, जो एक्शन होते हैं, या जो स्टेट होते हैं, स्टेट का मतलब होता है स्थिति या अवस्था। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जो स्टेट हो या उसके जो एक्शन हो, एक्शन क्रिया को जो दर्शाता हो, बतलाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं भाव। चलिए हम लोग इसके जो डिफिनेशन होता है उसकी तरफ से समझते हैं, जो कि इस पे हम लोग टाइप किए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग कि जो भाव क्या है, तो कह रहा है ए भाव इज ए वर्ड। भाव क्या है? एक शब्द है। भाव इज ए वर्ड दैट शो, जो दिखाता है। क्या दिखाता है? एन एक्शन, जो क्रिया को दिखाता है कि किस तरह से कोई क्रिया कर रहा है। क्रिया किस तरह से कोई कर रहा है उसको ये दिखाता है। जैसे में हो सकता है रन, ईट, ये क्या है? क्रिया है। जो रन है, ईट है, ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं या खा रहे हैं, ये क्या है? एक्शन है। ठीक है। एन ऑकरेंस, ऑकरेंस या इसी को कहते हैं हम लोग स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर हो गया ऑकरेंस बने अवस्था। क्या होता है? अवस्था। यानी ऑकरेंस को बोध कराता हो, यानी स्टेट को बोध कराता हो, जिससे में कहता है हैपन हो जाए, होना, बिकम माने बनना। ठीक है, तो उसको बोध कराता हो। बेंग या जिसे होता है इज हो, सीम हो, इटीसी, इसको क्या कहेंगे लोग? भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? भाव। इन भाव एक ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा कोई एक्शन हो, क्रिया हो, किया जाता हो, या किसी वस्तु की, व्यक्ति को अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं भाव। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि सी रन्स फास्ट, रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। अब बोलिएगा वह तेज दौड़ती है, यहां पर रन क्या है? एक एक्शन है। रन क्या है? वो एक्शन है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये एक्शन कर रही है, रनिंग करने का, दौड़ने का। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया? ये एक तरह का भाव हो गया। ठीक है, अगर इट बिकम ड्रंक, यानी उसने क्या पिया था? उसने ये जो वे ड्रंक हुआ था, मतलब कि नहीं होता वो एक जो नशा जब कोई कर लेता है तो पियक्कड़ टाइप का होता है अवस्था। एक नॉर्मल होता अवस्था है, एक पियक्कड़ टाइप का अवस्था होता है। तो ये जो विकेम है ड्रंक ना बने, पियक्कड़ बन गया। वो कैसा बन गया? क्या बन गया? वो पियक्कड़ बन गया ना। यहाँ पे ऑकरेंस का क्या होता है? ये जो ऑकरेंस है उसकी स्थितियां है उसको ये बता रहा है। अगर ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ये हैप्पी क्या है? हैप्पी एक एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट है। ये क्या है? एक स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर रन है ये क्या है? एक्शन है। यहाँ पर जो यहाँ पर विकेम है ये क्या है? ऑकरेंस है। और यहाँ पे जो हैप्पी है ये क्या है? अवस्था, स्थिति है। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि जो भाव होता है, भाव एक ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा कोई एक्शन हो, ऑकरेंस हो, स्टेट हो इत्यादि को व्यक्त किया जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं भाव। भाव माने क्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। जिसे यहां पर देखते हो, यहां पर है कि एक्शन और स्टेट में क्या अंतर है। एक्शन और स्टेट में क्या अंतर है? तो देखिए कि जो एक्शन होते हैं ये कोई भी क्रिया को दर्शाते हैं। जो एक्शन होगा क्रिया को दर्शाते, ऐसे हम लोग समझते हुए कि एक्शन को मतलब क्रिया, यानी जो गतिशील हो, यहाँ पर जैसे रन हो, फास्ट हो, ईट हो। ठीक है, ये सब क्या है? एक्शन हो। और स्टेट क्या होता है? ये स्थिति या भावना को दर्शाता है।
कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई खुश होने की स्थिति हो सकती है, या जो से इमोशन हो सकता है। तो ये एक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कह रहा है नो जानकारी। ये जानकारी एक्शन थोड़ी है, ये तो एक स्थिति है कि आपके पास जानकारी है या नहीं है। या लव, जो प्रेम है, एक भावना है, अंदर आप फीलिंग है, ये ठीक है, ये एक्शन नहीं है। जो बिलीव है ये क्या है, एक विश्वास, विश्वास होने का एक अवस्था है। ये एक्शन ना होकर क्या है, ये स्टेट है। ठीक है, तो ये हम लोग ड्रामा समझ गए कि जो भाव होते हैं, जो भाव होते हैं वे एक्शन को दर्शाते हैं, स्टेट को दर्शाते हैं, या ऑकरेंस को दर्शाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं भाव। ठीक है, चलिए देखिए, बिना जैसे में और हम लोग लिखना चाहें तो जैसे में और लिख सकते हैं। जैसे में एग्जांपल में कि यहाँ पर लिखेंगे राम इज गोइंग टू आरा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो भाव कितना है, यदि पूछेगा भाव कितना है, तो भाव इतना, भाव की संख्या कितनी है, देखिए एक यहाँ भाव आ गया, एक यहाँ भाव आ गया। ठीक है, तो हम लोग अब बांटेंगे कि भाव को कितने प्रकारों से बांटा जाता है, किस तरह से बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं भाव की जो प्रकार होता है, किस तरह से हम लोग बांटते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके लाइन बाय लाइन जो डिफिनेशन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स होते हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना जो पेज होता है नोट प्रो, उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नोट प्रो पे अपना देखिए। अब यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे भाव। ठीक है, यहाँ पे जो भाव होते हैं, भाव के दो प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है, दो। तो पहला होता है मेन भाव। पहला क्या होता है, पहला होता है मेन भाव, यानी मुख्य क्रिया, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी भाव, ऑक्सिलरी भाव, और इसी को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग भाव। ठीक है, इसी को कहेंगे हेल्पिंग भाव, हो जाते हैं हेल्पिंग भाव। ठीक है, ये सहायक क्रिया। और ये जो मेन भाव होता है, ये होता है दो प्रकार के। कौन कौन होता है, एक होता है फिनाइट, चलिए छोटी सी, एक होता है फिनाइट भाव, और एक होता है फिर माने सीमित, एक होता है नॉन फिनाइट, नॉन फिनाइट। ठीक है, जो फिनाइट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भाव, और एक होता है इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव भाव। ठीक है, और जो नॉन फिनाइट है, ये होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन, पहला होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और दूसरा होता है जिरांड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए जो फिनाइट होता है ये भी दो प्रकार का होता है, और ये जिरांड होता है, इसका उपयोगिता अलग अलग होता है। ठीक है, इसका उपयोगिता क्या होता है, इसका उपयोगिता अलग अलग होगा। ठीक है, और जो पार्टिसिपल होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो जाएगा, पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये लिखते हैं, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चले ये परिवार हुआ भाव का, ये मेन भाव का प्रकार हुआ। ठीक है, ये मेन भाव का परिवार हुआ, और दूसरा परिवार आता है किसका, ये ऑक्सिलरी भाव का। ऑक्सिलरी भाव का जो परिवार होता है, दो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी भाव, ठीक है, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी भाव, मॉडल ऑक्सिलरी भाव। ठीक है,
मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं इसमें जितना भी इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड सब आता है। और जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं इसमें आता है कैन, आता है कुड, आता है और मे आता है, मैंने बहुत सारा आता है बट इसमें कथा लिखा हूँ। तो पहले हम लोग समझते हैं, देखिए ये हमारा होगा भाव का परिवार, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्रिया, क्या कहेंगे इसको? क्रिया कहेंगे। अब ये दो प्रकार का होता है, पहला हो गया ये मेन भाव, मेन भाव को कहते हैं मुख्य क्रिया, क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया। और एक्सिलरी कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। अब देखिए जो ये फिनाइट है इसको कहते हैं सीमित, इसको कहते हैं सीमित क्रिया या सीमित मेन मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं असीमित, असीमित मुख्य क्रिया का है, क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फिनाइट दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इस तरह हो गया। अब जो इंफिनिटिव होता है और जो जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। और देखिए जो इंफिनिटिव होता है ये क्या होता है? टू के साथ प्रयोग होता है। ये क्या होता है? टू प्लस भाव होता है, भाव प्लस टू, सॉरी भाव प्लस टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो जिरंड होता है ये भाव प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। और पार्टिसिपल तो अलग होता है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग होता है, पास्ट में V3 का प्रयोग होता है और परफेक्ट में है प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो ये हमारा जो परिवार था, परिवार रहा, इसको प्राथमिक कर देंगे, उसको मॉडल भाव के प्रयोग किया जाता है, यानी जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला भाव होता है। तो ये हमारा परिवार हुआ किसका? भाव का, ठीक है। तो हम लोग अब ये लाइन बाय लाइन सब पे चर्चा करना शुरू करेंगे कि इसमें मेन भाव क्या है, ठीक है। मेन भाव क्या है, इससे कौन से प्रकार होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होता है, इससे रिलेटिव इम्परफेक्ट क्या है और एग्जाम में किस तरह से पूछता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने मेन भाव को, ठीक है। चलिए चलिए हो गया, ठीक है। आ जाते हैं मेन भाव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्या कर रहा है, देखिए कि ये मेन भाव इज सो, मेन भाव दिखाता है, मेन भी भाव इज सॉरी मेन भाव सोज दी मेन एक्शन, ये मुख्य क्रिया को दिखाता है, मुख्य कार्य को दिखाता है। जो मेन भाव होता है ये किसी सेंटेंस में मुख्य कार्य को दिखाता है और बने या स्टेट इन द सेंटेंस, या किसी स्थिति को दर्शाता है, किसी वस्तु के, व्यक्ति के स्थिति को दिखाएगा या उसकी अवस्था को दिखलाएगा या उसके द्वारा किए गए कार्यों को दिखलाएगा। कहां? सेंटेंस में। एंड कैरी द एक्चुअल मीनिंग विदाउट नीडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट, और बिना किसी अन्य भाव की सहायता से अपने स्वतंत्र पूर्वक अर्थ को व्यक्त करें, बिना किसी सहायता से अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें, उसी को कहते हैं मेन भाव। यानी यह भी कह सकते हैं कि जब कोई भी भाव किसी भी सेंटेंस में अकेले आता है, यानी बिना किसी की सहायता से वो अपना अर्थ को व्यक्त कर रहा है, उसी को कहेंगे मेन भाव। या ऐसे भी कहेंगे कि जब कोई सेंटेंस में कोई ऐसा भाव आए जो मुख्य कार्यों को करे या मुख्य अवस्थाओं को बताए, उसी को कहते हैं मेन भाव। यानी मेन भाव क्या करता है? मेन भाव मुख्य कार्यों को दर्शाएगा या मुख्य अवस्थाओं को दर्शाएगा या अकेले आकर स्वतंत्र रूप से बिना की सहायता से अपना अर्थ को व्यक्त कर देगा, उसी को कहेंगे मेन भाव, ठीक है। चलिए वही है, जैसे में हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए इधर जाओ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे में यहाँ पर लेंगे ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, यानी वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। यहाँ पर वेंट क्या है? एक एक्शन है ना, एक मुख्य एक्शन है कि वह कहां गया? दिल्ली गया। तो यहाँ पे वेंट क्या हो गया? वेंट यहाँ पे मेन भाव पर काम किया, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
देखिए जो यहाँ पे जो मेन भाव है इसी का प्रकार दिया है फिनाइट नॉन फिनाइट, जो कि हम पीछे बात भी कर चुके हैं कि यहाँ पर लिख लेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन भाव। मेन भाव यानी मेन भाव के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है फिनाइट भाव और दूसरा होता है नॉन फिनाइट भाव। यानी जो ये सीमित होता है, ये क्या होती है, सीमित क्रिया होती है, और ये क्या होती है, असीमित क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि जो भाव मेन भाव होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है फिनाइट भाव, एक होता है नॉन फिनाइट भाव। तो पहले हम समझ गए ना कि मेन भाव क्या है। तो मेन भाव क्या होता है? मेन भाव एक ऐसा शब्द होता है जो दिखाता है किसी से भी सेंटेंस में मेन एक्शन को दिखाएगा, मुख्य कार्यों को दिखाएगा, या उसकी अवस्थाओं को दिखाएगा, या बिना किसी अन्य की सपोर्ट के अपना अर्थ को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करेगा, उसी को कहेंगे मेन भाव। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे फिनाइट भाव क्या है। ठीक है, तो फिनाइट भाव क्या है पहले पढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिनाइट पढ़ जाते हैं। और देखिए फिनाइट भाव क्या कर रहा है कि फिनाइट भाव क्या हुआ? ए फिनाइट भाव इज द दैट which changes its form according to the number। आप समझिए, छोड़िए। फिनाइट के मतलब अभी हम बोले सीमित। क्या बोले? सीमित। सीमित के मतलब होता है लिमिट, होता है। यानी क्या होता है? ये लिमिट होता है, बंधाया हुआ है। किससे? देखिए यह वैसा मुख्य भाव, वैसी मुख्य क्रियाएं जो किसी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में जो नंबर होंगे, पर्सन होंगे, जो टेंस होगा, या जो केस होगा, उसके अनुसार बदलता हो, उसके अनुसार चेंज होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं फिनाइट भाव। करो कि ए फिनाइट भाव इज दैट व्हिच चेंजेज इट्स फॉर्म, अपने रूपों को बदलता है, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू दी नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है, उसके जो पर्सन होंगे, जो नंबर होंगे, जो टेंस होंगे, उसके अनुसार जो अपने रूपों को बदलता है, उसी को कहते हैं जो फिनिट भाव। क्या कहेंगे? फिनिट भाव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं एग्जाम्पल में क्या समझा रहा है। जैसे यहां पर है कि आई एम ए टीचर, तो यहां पर आई के साथ क्या प्रयोग हुआ है? एम का प्रयोग हुआ है ना। तो यहां पर एम क्या है? एम यहां पर मेन भाव है। और वही मान लेते हैं यदि हम आई के जगह पे यहां पे यदि हम लोग ही लिख देते, मान लीजिए यहां पर क्या कर दिए हम लोग, यहां पे जो पर्सन है चेंज कर दिया, क्योंकि आई आता है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर होता है, जबकि ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। यहाँ पर हम क्या किए? नंबर को, पर्सन को चेंज कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एम होगा? नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही के साथ इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ही इज ए टीचर होता है, ही इज ए, ठीक है, ही इज ए टीचर। अब कहने का मतलब ये है कि ये अपना क्या किया? अपने रूप को बदल दिया, अपने रूप को क्या दिया? बदल दिया। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के जो नंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, टेंस होते हैं, उसके अनुसार। और तो ये क्या हो गया यहाँ पर ये मेन भाव का फिनाइट भाव कहलाएगा। क्लियर? चलिए अगला करा इसमें कि दे आर प्लेयर, वे लोग क्या है? खिलाड़ी है। तो अब यहाँ पर दे के साथ आर का प्रयोग हुआ है ना। अब वही हम इसका जब सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये जब अकेले आ रहा है ना, इसलिए मेन भाव है। यहाँ पर जो एम है, आर है, यहाँ इज है, यहाँ आर है, ये सब अकेले है ना, इसलिए भाव है।
और यदि इसके साथ कोई अन्य भाव आ जाता तो ये हेल्पिंग भाव बन जाता। ठीक है, पीछे में पढ़े ना कि जो मेन भाव क्या होता है, जो बिना किसी सहायता से अपने अर्थ को व्यक्त करता हो या किसी सेंटेंस में मुख्य कार्यों को करता हो, मुख्य अवस्थाओं को दर्शाता हो, उसी को मेन भाव कहते हैं। और जो मुख्य भाव जो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके पर्सन टेंस नंबर के अनुसार जो अपने रूपों को बदलेगा उसी को हम लोग कहेंगे फिनाइट भाव। तो अतः यहाँ पर जो एम है, आर है, इज है, आर है, ये सब क्या है, फिनाइट भाव है। क्योंकि जब हम इसका जो सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा, या तो टेंस के साथ चेंज करेगा, या तो पर्सन के साथ चेंज करेगा, या तो नंबर के साथ चेंज करेगा। जैसे हम लोग पढ़े ना, जो देखिए यहाँ पे जो टेंस होता है, टेंस पढ़ेंगे, जैसे पढ़े भी होंगे, तो जो तीन होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जो प्रेजेंट होता है या पास्ट होता है या जो फ्यूचर होता है, ठीक है। अब ये इसका तीनों का चार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे पास्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से जो पर्सन होते हैं, जो पर्सन होता है ये भी तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन आते हैं उसमें आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी आता है। जो सेकंड पर्सन होता है, उसमें केवल यू आता है, और वही जो थर्ड पर्सन होता है उसमें आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, और बहुत जो दे होता है दे आता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। यदि नंबर की बात किया तो नंबर दो होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसके नंबर के अनुसार, यहाँ पर्सन के अनुसार या टेंस के अनुसार जब कोई जो भाव बदलेगा उसी को हम लोग कहेंगे फिनाइट भाव। क्लियर है? चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं कि इसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई होता है, और इसको हम जब अच्छे से समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग 2 सेकेंड में ही उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा उठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर है कि हर इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, देखिए जो क्लॉज माने होता है क्या, देखिए एक से थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बहुत अच्छा। हाँ देखिए जो क्लॉज होता है, क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं एक सबऑर्डिनेट होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। पहला होता है प्रिंसिपल, तो इसको दिखाई दे नहीं जाएगा, इसे शॉर्ट लिख देते हैं। इसको होता है पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, और एक होता है एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो स्वतंत्र क्लॉज होता है, जो स्वतंत्र वाक्यांश होता है। क्लॉज मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा या भाग, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जो स्वतंत्र वाक्यांश होते हैं, जो इंडिपेंडेंस क्लॉज होते हैं, जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता हो बिना किसी वाक्यांश की सहायता से जब अपना अर्थ व्यक्त करेगा ना, उसी को कहेंगे इंडिपेंडेंस क्लॉज, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जो प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से अपने अर्थ को व्यक्त करता हो उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट कर देंगे या कोऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे कह रहा है कि में एक फिनाइट भाव जरूर होता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं, जो स्वतंत्र वाक्यांश होता है ना, उसमें एगो न एगो फिनाइट भाव अनिवार्य रूप से है, रहेगा, रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, वाक्यांश ही गलत हो जाएगा। यानी इंडिपेंडेंस को जो क्लॉज होते हैं उनमें एक फिनाइट भाव होता है, होता ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया है, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक में जो फिनाइट भाव कौन है, तो इसमें फिनाइट भाव है रीडिंग। रीडिंग क्या है, फिनाइट भाव है। और वही जब हम इज की बात करें तो ये उसकी हेल्प कर रहा है, ये उसकी सहायता कर रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया हेल्पिंग भाव या ऑक्सिलरी भाव। चलिए आगे कर रहा है कि फिनाइट भाव ही यह तय करता है कि वाक्य किस काल और टेंस में, देखिए वो
जब फिनाइट वर्ब को हम देखते हैं ना तो हमें जानकारी हो जाता ना कि कौन सा टेंस है, कि कौन सा टेंस है और कौन से ये पर्सन है या कौन से नंबर है, ये इसका भी जानकारी होता है। जैसे कि देख लो यहाँ पे किसे किया, सी रोट ए लेटर। जब यहाँ पर रोट को देखे ना तो ये रोट क्या है, V2 है। तो V2 कहा होता है, पास्ट इंडिफिनिट में होता है। ये कहा जाता है पास्ट इंडिफिनिट में रहता है। तो हम लोग जाहिर सी मालूम हो जाता है, जब इसको देखते हैं लग जाता है कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर फिनाइट वर्ब की मदद से हमें सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल की जानकारी मिल जाएगी। बात किया हम लोग कि केवल हम लोग फिनाइट वर्ब को देखते ही पता चल जाता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर नहीं, एक वचन है कि बहुवचन है, एक आदमी को बोध करा रहा है, एक वस्तु को बोध करा रहा है या बहुत सारे को बोध करा रहा है, इसका भी बोध हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, यहाँ पर रन्स क्या सिंगुलर प्लूरल है, यहाँ पर जो ये का वो सिंगुलर है। क्या है ये, क्योंकि पीछे वो नाउन में पढ़ाए हुए थे, नाउन में पढ़ाए होते कि जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है वर्ब, तो वर्ब का जो जन्म होता है ना वे होता है प्लूरल में, क्या होता है बहुवचन में होता है। और वही जो नाउन होते हैं ना, नाउन इसका जन्म होता है सिंगुलर में। किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये इसके ए सी एस लगा दिया तो ये प्लूरल था, सिंगुलर बन गया। यहाँ पर रन्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और यहाँ से रन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ से, अब बताइएगा यहाँ पर हम रन्स देख लिए तो हमें ना मालूम हो गया कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट एकदम मालूम है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, क्योंकि हम लोग पहले को नियम पढ़े हुए थे कि हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पे जब वर्ब सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जब इसका वर्ब प्लूरल होगा तो इसका जो सब्जेक्ट है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जाहिर सी बात है। तो यानी यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जो फिनाइट वर्ब होते हैं, जो इंडिपेंडेंस क्लॉज होता है उसमें एक पक्का रहेगा, एक जरूरी रहेगा। दूसरा पढ़े कि जो फिनाइट वर्ब जो टेंस होता है, टेंस को तय कर देता है, टेंस इसे ज्ञात हो जाता है। और तीसरा देखें कि जो इसकी सहायता से हम लोग सब्जेक्ट के जो सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं इसकी जानकारी हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग जो भी मोबाइल पर अपना स्क्रीनशॉट हो या कॉपी में लिखना हो या पॉज करके वीडियो को आप लोग लिख सकते हैं, और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है, चलिए अब इसी का प्रकार होता है उस पर चर्चा करते हैं, तब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे ना। तो ये सब लाइन बाय लाइन हम लोग विस्तार से आप लोगों को रिक्त दिखाई दिए हैं कि किस तरह से भाव का प्रकार होता है और उस पर हम लोग किस तरह से बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग धैर्य बनाएंगे और विस्तार से पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर वही सेम वही बात करेंगे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिनाइट वर्ब। लिखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिनाइट वर्ब। कौन कौन होता है, पहला होता है ट्रांसजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिटिव भाव है, फिनाइट जो भाव है ये दो प्रकार होते हैं, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़े आगे। चलिए तो पहला हम लोग आ गए ट्रांजिटिव भाव पे। ट्रांजिटिव भाव क्या है इसको पहले हम लोग विस्तार से समझते हैं कि ट्रांजिटिव भाव क्या होता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को हम लोग विस्तार से समझते हैं। चलिए क्या कर रहा है ट्रांजिटिव भाव। ए ट्रांजिटिव भाव नीड्स एन ऑब्जेक्ट। नीड्स का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत, आवश्यकता या जरूरत। ऑब्जेक्ट माने जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी कर्म होता है, जो भी सब्जेक्ट कोई भी क्रिया करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है,
जो भी सब्जेक्ट कोई काम करेगा, एक्शन करेगा, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बढ़ जाते हैं, उसके बाद समझ लेंगे इसमें क्या है। तो वही करा कि ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स, माने एक ट्रांजिटिव वर्ब को आवश्यकता होती है, जरूरत होती है किसकी, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की होती है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसके अर्थों को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसके अर्थों को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। द एक्शन पासेज फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, क्यों पड़ती है, जो भी सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है, यानी यहां पर एक्शन करता है ना, एक्शन पासेज फ्रॉम द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में। यानी यहां पे कैसे कहेंगे, वैसा वर्ब, इसका कहेंगे वो, इसको यदि हमें लिखना होगा तो लिख देते हैं इसको। ठीक है, चाहे आप लिख भी सकते हैं, बोल रहे हैं तो लिखेंगे वैसा वर्ब जिसका अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे में क्या होता है, एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहां पे समझिए, यहां पर आके सी रीड्स ए बुक, अब यहां पे जो रीड्स है ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब। अब मान लीजिए हम यहां पर करेंगे सी रीड्स, अब सी रीड्स से कोई अर्थ वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पूरा अर्थ व्यक्त हुआ यहाँ पर नहीं ना, तो इसके लिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या पढ़ी, तो या यहाँ पर किताब पढ़ी, या पत्र पढ़ सकती है, या कुछ भी पढ़ सकती है यहाँ पर, लेकिन कहानियां पढ़ सकती है, तो लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तब इसका अर्थ पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पर रीड्स क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसी तरह बोला है ही ईट्स एन एप्पल, यानी वह क्या खाता है, वह सेब खाता है। तो जो एन एप्पल है ये क्या है, जो सब्जेक्ट द्वारा जो किया गया है ना उसी पर तो प्रभाव पड़ रहा है, इसकी क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, किसको, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पर जो ईट हो गया ना, ईट्स, यही क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, सेम यही सब हो गया। दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यदि हम लोग बोल देते हैं कि दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं भाई, पूरा अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई ना ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, मतलब कोई ना कोई एक खेल होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट कोई भी क्रिया करा उसका प्रभाव किसी न किसी वर्ड में पड़ेगा, वही ऑब्जेक्ट होगा, तब इसका अर्थ का होगा, पूरा होगा। जैसे कह रहा है आई रोट ए लेटर, यानी मैंने क्या किया, मैंने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर रोट क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए यहाँ पर कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके अर्थों को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट के द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है उसके लिए एक वर्ड आता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसकी जरूरत पड़ती है, उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, उसका एक भाईवा है इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या है बाबू, इसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं इसको भी कि एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है डज नॉट नीड, क्या होगा,
जरूरत नहीं पड़ता है, आवश्यकता नहीं पड़ता है। किसका जरूरत नहीं पड़ता है? एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो कंप्लीट इट्स मीनिंग। मीनिंग माने अर्थ होता है, इट्स माने इसका होता है, कंप्लीट माने पूरा। इसके अर्थों को बतलाने के लिए, पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आएगा द एक्शन स्टेज विथ द सब्जेक्ट इटसेल्फ। अब देखिए, जो भी सब्जेक्ट कोई भी क्रिया करता है ना, तो उसका प्रभाव खुद उसी पर पड़ जाता है। वैसे भावों में जो भी सब्जेक्ट क्रियाएं करेगा, कोई भी एक्शन करेगा, उसका प्रभाव खुद उसी पर पड़ जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव भाव। तो किस अब इसको लिखेंगे हिंदी में, चलिए लिख लेते हैं। लिखेंगे वैसा, वैसा फिनाइट भाव, वैसा फिनाइट भाव, वैसा फिनाइट भाव जिसके अर्थों को व्यक्त करने के लिए, अर्थों को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हो, या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया क्रिया का प्रभाव जब खुद सब्जेक्ट पर पड़े, खुद सब्जेक्ट पर पड़े, उसे इंट्रांजिटिव भाव, इंट्रांजिटिव भाव कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा इंट्रांजिटिव, यहां पे शायद एन छूट गया था ना। तो वैसे फिनाइट भाव जिनके जो अर्थ को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, और उसमें जो भी शब्द कोई भी क्रिया करेगा, कोई भी एक्शन करेगा, उसका प्रभाव खुद उसी में पड़ जाता है। इसके लिए कोई अन्य शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी को हम लोग कहते हैं फिनाइट भाव, सॉरी इंट्रांजिटिव भाव कहते हैं। इंट्रांजिटिव क्लियर है? थोड़ा ऊपर खबर है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा पेन इस पर काम ज्यादा नहीं अच्छा से करता है। ठीक है, इसके लिए जो टेलो क्लासेज होता है या ये जो नोट प्रो होता है, उसके लिए होता है, ये हम लोग का पीपीटी है ना, इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऊपर खबर हो जाता है, इसे थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे दिया है कि ही स्लीप पीसफुली। यानी यहाँ ये भी होता है ना कि इसमें भाव के बाद जो होता है ना, अधिकांश ऐसे शब्द आते हैं जो एडवर्ब होते हैं। ये भी हमें शायद नीचे मिले तो ठीक है, ये समझ लेते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद जो भी शब्द आएगा वे एक्चुअली में अधिकांश तौर पे वे होते हैं एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं यहाँ पर आजा। तो कैसे कह रहा है कि ही स्लीप्स पीसफुली, वह शांति पूर्वक सोता है, वह शांति पूर्वक सोता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो स्लीप है ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, नो ऑब्जेक्ट नीडेड, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर पीसफुली क्या है, पीसफुली यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में रहता है। ठीक है, आगे दी बेबी क्राइज लाउडली, लाउडली का एडवर्ब हो गया, बच्चा क्या होता है, बहुत लाउडली चिल्लाता है, रोता है, क्राई करता नहीं, रोता चिल्लाता है, बिलखता है। ठीक है, तो यहाँ भी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और आगे कह रहा है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो चिड़िया है आसमान में क्या करती है,
उड़ती है। तो यहाँ फ्लाई क्या हो गया, फ्लाई क्या हो गया, एक्शन इज कंप्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट को भी ये पूरा कर सकता है कि चिड़िया उड़ती है, ये सही है, चिड़िया उड़ती है। अब उड़ेगी तो कहाँ उड़ेगी, आकाश में ही तो उड़ेगी, ये घर में थोड़ी उड़ेगी। तो बिना ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लाई है यहाँ पर क्राइज है, यहाँ पर स्लीप है और यहाँ पर रन्स है, ये बिना ऑब्जेक्ट की सहायता से ही अपने अर्थ को पूरा करते हैं, इसीलिए इसे इंट्रांजिटिव भाव के श्रेणी में रखा जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है नहीं ना? तो इंट्रांजिटिव भाव किसे कहते हैं, वैसा फिनाइट भाव, वैसा फिनाइट भाव जो बिना किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से अपने अर्थों को व्यक्त करता हो, या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाए, एक्शन ले जाएगा, खुद प्रभाव उसी पर पड़ता हो, उसी को कहते हैं इंट्रांजिटिव भाव। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं अपने। अब ये जो इसका समझ लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, उसमें क्या समानताएं होती है, ठीक है, उसको समझते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना कि जो ट्रांजिटिव भाव की तरफ भी काम करते हैं और इंट्रांजिटिव भाव की तरफ भी काम करते हैं। तो ये सेंटेंस के यूजेज के आधार पे इसको हम लोग बांटते हैं कि किसके लिए आवश्यकता है, किसके लिए आवश्यकता नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो उसे ट्रांजिटिव कहेंगे, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी उसे कहेंगे इंट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने हम बोर्ड पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे भाव है जिसका प्रयोग ट्रांजिटिव, मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिव ही हो रहा है, मतलब वही है, मतलब उसका एक ही है ना, या इंट्रांजिटिविटी, यानी इंट्रांजिटिव करिए दोनों प्रकार से होते हैं, यानी ट्रांजिटिवली है या इंट्रांजिटिवली है, दोनों का प्रयोग एक भाव है, दोनों की तरफ प्रयोग होता है। जैसे देख लो, जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की तरफ देखते हैं तो बॉयज फ्लाई काइट्स, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वे काइट्स को उड़ाते हैं, पतंगों को उड़ाते हैं। जो लड़के हैं क्या कर रहे हैं, पतंग को उड़ाते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे होता है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया यहाँ पर जो फ्लाई है, यही तो फ्लाई है। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ भी फ्लाई है और यहाँ भी फ्लाई है ना, लेकिन यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव की तरह काम किया और ये इंट्रांजिटिव की तरह काम किया। आगे चलते हैं, दी ड्राइवर स्टॉपेड दी ट्रेन, ड्राइवर ने क्या किया, ट्रेन को रोका, ट्रेन को रोका। तो यहाँ पे जो स्टॉपेड है, यहाँ पे क्या है, स्टॉपेड है, वे कहा है, इसके लिए किसको रोका, तो ट्रेन को रोका, इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे वही तक कहते हैं कि ट्रेन स्टॉपेड सडनली, सडनली तो अचानक, ये क्या हो गया, वो यहाँ पर एक अचानक जो है, ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं एडवर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, ये विशेषण मैंने विशेषता बताता है कि किसका विशेषण बताता है, रुकने का। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर स्टॉपेड ही है जो इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। आगे रिंग द वेल मोहन, रिंग द वेल मोहन, अब सेम वही पढ़ते हैं ना कि दी बेल रैंग लाउडली, यहाँ पे आ गया एडवर्ब। तो यहाँ पे जो वहां पे जो बेल है, दी बेल तो सब्जेक्ट हो, यहाँ पर दी बेल का हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर जो रिंग है बजना, और यहाँ पर जो रिंग है रैंग इसी को फिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांजिटिव की तरफ काम किया क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ गए कि जो कुछ ऐसे भाव होते हैं जो ट्रांजिटिव भाव की तरफ काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव की तरफ भी काम करते हैं। चलिए, और ये अगला नोट जो है हम लोग का आगे रहा है कि कुछ ट्रांजिटिव भाव के साथ प्रीपोजिशन जोड़कर उन्हें ट्रांजिटिव भाव बनाया जा सकता है। अब देखिए पहले का किया ना कि कुछ ऐसे शब्द थे जैसे फ्लाई था, फ्लाई का क्या ट्रांजिटिव की तरह काम किया था, ट्रांजिटिव मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए थे, और कुछ ऐसा हो गया था इंट्रांजिटिव काम किया था। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जो कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव भाव है, यानी जो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग,
प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, इन संबंध बोधक का प्रयोग करके उसे ट्रांजिटिव में चेंज किया जा सकता है। जैसे कह रहा है प्रिया लाफ्स, यानी प्रिया क्या करती है, यहाँ पर हंसती है, तो यहाँ पर लाफ्स जो है बाबू यहाँ पर ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। और वही सेम इसका जो हम लोग ट्रांजिटिव में बनाते हैं, यहाँ पे प्रिया लाफ्स, यहीं पे आ गया पूरा प्रिया लाफ, और यहाँ पे प्रीपोजिशन दे दिया एट, ठीक है, एट द वेगर, वेगर माने जो भीख मंगा होता है, भीख मांगने होता है उस पर, यानी प्रिया भीख मंगों पर हंसती है, तो यहाँ पर बैगर का हो गया, बैगर ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसी को तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये लाभ का हो गया, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो गया, और यहाँ पर लाभ का हो गया इंट्रांजिटिव हो गया। यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग प्रीपोजिशन को जोड़ के क्या बना सकते हैं, ट्रांजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। और सेम आगे करा है ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग है, और इसको यहाँ पर टॉकिंग क्या है, इंट्रांजिटिव काम कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बनाए कि ही इज टॉकिंग, सेम हो गया। और अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन जोड़ दिए, दी मैटर, वह बात करता है, वो बात कर रहा है किस पे, इस मैटर पे, इस विषय पर ना, किसी विषय के बारे में वह बात कर रहे थे। यहाँ पर अबाउट जोड़े, यहाँ पर एट जोड़े, और सेम अगर है लुक फॉरवर्ड, तो यहाँ पर प्लीज लुक इनटू दी केस, कृपया क्या करें, यहाँ पर इन्विकेशन बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक इनटू का प्रयोग कर दिया गया, क्या के लिए, उस पर क्या किया, वो अपना जांच पड़ताल चालू कर दिया, किस पर, केस पर, उस जो मामला है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही समझे कि कुछ जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज कर देते हैं, और वही यहाँ पर हल हो रहा है कि केवल हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांजिटिव में चेंज कर देते हैं। चलिए अब अगला नोट है, ये सब नोट है, नोट में लिखिएगा ना, ये सब नोट है, सब नोट का है, यही नोट आपको बाबू नोट तक पहुंचाएगा, यानी कमाने में यही आपका हेल्प करेगा। जो कंपटीशन क्लासेज होते हैं जॉब वाले, उस सब में यही सब काम करता है। डिफिनेशन अब कितना भी रट्टा मार लेंगे, डिफिनेशन किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग अब जो आप लोग पढ़ा रहे हैं ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का नहीं है, आप 12th में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप कंपटीशन में पढ़ेंगे, जहां कहीं भी इंग्लिश की जरूरत होता है वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कहां से आते हैं, ये आएंगे नोट से आएंगे, फैक्ट से आएंगे, ठीक है, जो थ्योरी होता है थ्योरी से आएगा, ठीक है। ये सब नोट्स है ना, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चेक रहा है कि कभी कभी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिसका अर्थ इंट्रांजिटिव वर्ब में ही निहित होता है। अब देखिए कह रहा है ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट आता है, मानता हूं आता है, लेकिन उसका अर्थ उसी में खुद निहित होता है, अपने आप में निहित होता है। एग्जाम्पल में है तो उस बात आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, यहाँ पर लाइफ है लिव है, दोनों का अर्थ एक ही नहीं हुआ। अरे लाइफ यहाँ पर लिव्ड के लाइफ का अर्थ हुआ एक ही नहीं हो गया हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव होते हैं जिसका बाद ऑब्जेक्ट आता है लेकिन उसका अर्थ उसी में निहित होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो सॉन्ग कैसा है, वीडियोस है, तो यहाँ पर सैंग का ये वीडियो होता है सॉन्ग का, उसी का तो ऑब्जेक्ट है, यानी जो वर्ब है, वर्ब का जो अर्थ है और ऑब्जेक्ट का जो अर्थ है एक ही में दोनों समाहित है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में रखते हैं। इंट्रांजिटिव होते हैं क्योंकि इसका जो भी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ है इसी में समाहित है। यहाँ पर विनीता ड्रीम्ड ए स्ट्रॉन्ग ड्रीम, अब यहाँ पे जो ड्रीम्ड है यहाँ पर ड्रीम है, इसका अर्थ इसी में क्या हो गया है, समाहित हो गया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें यदि उसका ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है और ऑब्जेक्ट का अर्थ खुद उसी में निहित होता है, उसी में पड़ता है, तब हम लोग इससे इंट्रांजिटिव वर्ब ही कहेंगे। ऑब्जेक्ट होते हुए भी इसे क्या कहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर समझते हैं। ये जो आधुनिक ग्रामर होता है ना, ये क्या करता है ना कि जितना भी ग्रामर होते हैं उनको आसान से आसान करता है, आसान हो जाए ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि जिसे पीछे हम लोग पढ़े होंगे
कि जो नाउन होते हैं, नाउन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ये पहले हम लोग नाउन पढ़े थे 5 प्रकार होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आया तो उसने 3 भागों में कर दिया, प्रॉपर कर दिया, काउंटेबल कर दिया, अनकाउंटेबल। चलो 3 भाग पढ़ के पास हो जा ना, का है। तो अब उसके जो मेन जो पॉइंट उसको पकड़ के उसको बांट दिया। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, ये जो ट्रांजिटिव भाव होता है, इंट्रांजिटिव भाव होता है, उसके अर्थों के अनुसार इसे किस तरह से बांटता है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ट्रांजिटिव भाव, इंट्रांजिटिव भाव को अर्थों के आधार पे किस तरह से बांटता है उसे समझते हैं। देखो यहाँ पे वही बात तो क्या है कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वाक्य में प्रयुक्त ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव भाव को उसके अर्थों के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक होता है अस्टेटिव, अस्टेटिव माने होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई, और दूसरा होता है डायनेमिक, डायनेमिक है ना, एक होता है डायनेमिक, इस जगह होता है गतिव्य या गतिव्य होता है, गतिव्य, गतिव्य क्रिया, इन्हें गति करने वाला। तो हम लोग कहेंगे जो ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, उसी के अर्थ के अनुसार जो वर्ब होते हैं 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अस्टेटिव होता है और दूसरा डायनेमिक होता है। ठीक है, अस्टेटिव और डायनेमिक। तो पहले हम समझते हैं कि अस्टेटिव क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे डायनेमिक क्या है। चलिए आ जाते हैं अपना डिफिनेशन पर। चलिए अस्टेटिव पढ़ लेते हैं। देखिए हम का होता है ना कि पहले हम लोग बहुत सुने होंगे, आप भी सुने होंगे, सब लोग सुनते होंगे। एक होता है अस्टेटिव, अस्टेटिव जिक्के नाम सुना है। अस्टेटिव का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई का मतलब हो गया कि अब बदलेगा नहीं, ये कभी बदलने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि अकबर का जन्म हुआ हो, बाबर का जन्म हुआ, अकबर कितने दिन समय तक शासन किया हो, या महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, महाराणा प्रताप ने कितना दिनों शासन किया था, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये सब अस्टेटिव है, ये सब अस्थाई है, ये सब बदलने वाला नहीं है। ये इसी को कहते हैं अस्टेटिव, अस्थाई। ठीक है, तो उसी को समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि इसका मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई पर लिख देते हैं ताकि हम लोग दिमाग में अच्छी रहे। करा कि दी verbs which denote permanent activities, परमानेंट माने होता है अस्थाई। एक कभी सुने हैं ना टेंट, एक होता है टेंट और एक होता है परमानेंट। तो टेंट माने होता है अस्थाई, जैसे ना शादी ब्याह में जाते हैं टेंट लगे, तो आज ये हिजा लगा ब्याह है, तो कल होजा लगा, तो कल वहां लगा, कल वहां लगा, ये अस्थाई, इसलिए उसको कहते हैं टेंट। और जो हम लोग घर बन जाता है वो होता है परमानेंट, परमानेंट माने अस्थाई। तो वही करा यहाँ पर कि परमानेंट एक्टिविटीज को, जो क्रियाएं हैं, जो एक्शन है, वे परमानेंट हो, अस्थाई हो, ए सर्टेन स्टेट, और निश्चित अवस्था हो, एक निश्चित अवस्था हो, और माने यह होता है स्टेडी कंडीशन, यानी एक अस्थाई स्थिति हो, इन द पर्सन और थिंग, किसी वस्तु का अस्थाई स्थिति हो, किसी वस्तु का या व्यक्ति का अस्थाई स्थिति हो। मेंशन्ड इन द, मेंशन किया था कहां पर, सब्जेक्ट आर कॉल्ड अस्टेटिव वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो भी कार्य किया जाता है, जो भी क्रिया किया जाता है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, वे का हो, अस्थाई हो, उनकी स्थिति अस्थाई हो, या परमानेंट एक्टिविटीज करता हो, या निश्चित उसकी अवस्था हो, उसी को हम लोग कहते हैं अस्टेटिव वर्ब। यदि बोलेगा मान लीजिए अपना आम भाषा में कुछ समझाएंगे हम लोग, तो आम भाषा में समझाएंगे हम लोग कि वैसा वर्ब, क्या समझाएंगे, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार हो, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का जो अनुसार से जो भी सब्जेक्ट जो क्रियाएं कहता है, वो कैसी क्रिया हो, अस्थाई हो, परमानेंट हो, और स्थिर हो, या निश्चित अवस्था को दर्शाता हो, उसी को कहते हैं अस्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, जैसे हम करा है वी सी विथ आवर आईज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। ये जो सी है, देखने की जो स्थिति है, ये अस्थाई नहीं है। ये मान लीजिए आज आंख से देख रहे हैं तो कल कान से देखेंगे,
कि नाक से देखेंगे, देखेंगे आंख से। ये क्या है, यह एक जो स्थिति है, सर्टेन स्थिति है, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टेडी कंडीशन। ये का एक अस्थाई अवस्था है, ठीक है। या ये कहते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान पर विश्वास है। तो भगवान पर विश्वास करना भी एक अवस्था है, कोई विश्वास नहीं करता है, कोई करता है, यह एक अवस्था हो या स्थिति है। तो इसको अवस्था और स्थिति को जब बतलाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टेटिव, नो स्टेटिव, ठीक है। आएगा एक राधा लव्स कृष्णा, राधा जो है किससे प्रेम करती है, कृष्ण से प्रेम करती है। और सेम वहीं पे यहाँ पर कहते हैं कि वी हियर विथ आवर ईयर, जो हम लोग सुनते हैं अपने कानों सुनते हैं। ही नोन इंग्लिश, वह इंग्लिश को जानता है। ही इज अ फ्लैट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 रूम, वे फ्लैट में किसने जो फ्लैट हो कितने रूमों में बांटा गया है, 3 रूमों में बांटा है, कंसिस्ट किया है। तो इस तरह से जो हम लोग का स्टेटिव जो वर्ब होते हैं उसको समझ सकते हैं कि जो स्टेटिव वर्ब होते हैं ये परमानेंट एक्टिविटी को दर्शाते हैं, ये सर्टेन जो स्टेट होता है अवस्था उसको दर्शाते हैं, या स्टेट कंडीशन को व्यक्त करते हैं। किसका, किसी पर्सन या थिंग यानी वस्तु का, ठीक है। और इसका तो किसी को मेंशन किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा मेंशन किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, क्रिया, अस्थाई क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डायनेमिक में। डायनेमिक में क्या होता है समझते हैं। करेक्ट दी वर्ब्स व्हिच डिनोट ए चेंज इन द पर्सन और थिंग मेंशन इन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। अब देखिए क्या कर रहा है कि दी वर्ब्स व्हिच डिनोट ए चेंज इन द पर्सन और थिंग, जिसमें जो व्यक्ति है वस्तु है वो क्या होता हो, चेंज होता हो, बदलता हो, क्या होता हो, चेंज होता हो, बदलता हो, उसकी अवस्थाएं चेंज होती हो। मेंशन और जो सब्जेक्ट द्वारा जो भी क्रिया किया जाएगा ना, सब्जेक्ट द्वारा जो भी क्रिया किया है, सब्जेक्ट द्वारा जो भी क्रिया किया जाएगा उसके द्वारा जो व्यक्ति होगा वस्तु तो होगा वे बदलता रहता हो, उसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक वर्ब्स। जैसे में कर रहे हैं कि रूबी राइट्स ए लेटर। अब ध्यान सुनिएगा, रूबी पत्र लिखती है, तो क्या हमेशा लिखती रहेगी। रूबी ये क्या है, ये अस्थाई है। टेंट के बाद किया ना, ये क्या है, अस्थाई अवस्था है। लिखने की जो अवस्था का है अस्थाई है, इसी को हम लोग यहाँ पर लेटर क्या कहेंगे, डायनामिक कह देंगे। या ही इज रीडिंग ए नोबल, नोबल माने उपन्यास होता है, यानी वह क्या कर रहा है, वे उपन्यास पढ़ रहा है। तो क्या उपन्यास हमेशा पढ़ते रहेगा, उपन्यास पढ़ना, यहाँ पर पढ़ना अस्थाई है यानी डायनामिक है। क्या है, डायनामिक है, बदलने वाला है, ठीक है। या गति कहते हैं इसको। या आवर सोल्जर आर फाइटिंग ब्रेवली, यहाँ पे हमारा जो सोल्जर है, सैनिक है, बहादुरी से लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो हमेशा लड़ते रहेंगे नहीं, ये अस्थाई अवस्था है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो राइट्स होगा, यहाँ पे जो रीडिंग होगा, यहाँ पे जो फाइटिंग होगा, ये सब क्या है, ये सब डायनेमिक भाव है। ये सब क्या है, डायनेमिक भाव है। तो इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव भाव के अर्थानुसार मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इनको 2 भागों में बांटती है। एक होता है स्टेटिव भाव और एक होता है डायनेमिक भाव। एक होता है अस्थाई, एक होता है गतिव या अस्थाई, ठीक है। चलिए थोड़ा खाली हो गया यह, चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें आगे। देखिए थोड़ा सा इसमें एक चीज रख देते हैं कि ध्यान दे समानांतर सेंटेंस में पहले इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वे अपने साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जो इनट्रांजिटिव होता है उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो अपने साथ दो गो ऑब्जेक्ट लेगा,
अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेगा, एक वो डायरेक्ट लेगा और एक इनडायरेक्ट लेगा। जैसे मैं एक बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, पहले लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। कितना होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है बाबू, ऑब्जेक्ट ये दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो डायरेक्ट आते हैं, जिसमें इसको हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, जिस तरह अभी हम लोग जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन जिसमें होता है आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, या इट होता है, या कह सकते हैं दे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे को हम लोग देम लिखते हैं, देखो देम, अच्छा चेंज करते थोड़ा सा कि समझ में आ जाए कि अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये देम होता है, इट का इट ही होता है, इट का इट होता है, सी का हर होता है, और ही का हिम होता है, और यू का यू ही होता है, और वी का अस होता है, और आई का मी होता है। इस तरह से ये जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में इस रखा जाता है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन होता है? डायरेक्ट किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम श्याम मोहन गणेश जो भी हो, या किसी जगह का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, ये सब होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कर रहा है ना कि जो नोट पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, देख लीजिएगा बाद। तो यहाँ पे आएंगे कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव भाव होते हैं जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट के आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे होता है कि he said to me about महेश। आ गया? देखिए यहाँ पे जो मी है, यहाँ पर महेश है, दोनों का है ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह फिर पूरा विचार से आगे की तरफ बात करेंगे, बहुत समय शायद ज्यादा हो गया है। तो कल हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट, इसका पार्ट 2 है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्लास चलेगा, पार्ट 2 या 3 में भी बढ़ सकता है, तो इसको हम लोग लंबा क्लास करेंगे। और ये जो इंग्लिश ग्रामर का जो बैकबोन है, उसको हम लोग मजबूती की तरफ लेकर जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम लोग का जो क्लास है ऑनलाइन अभय रिसर्च क्लासेस भी चलता है, जो यूट्यूब पर या जो फेसबुक होता है, फेसबुक पेज पर भी जाता है। और साथ में जब यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास करें, और यदि आप चाहते हैं कि बिहिया के आसपास आपका यदि घर या रहने का जो जगह है, बिहिया जो कि भोजपुर जिला का एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप साइंस से एक ही छत के नीचे सभी सब्जेक्ट की जानकारी लें, तो आपको बता दें कि अलग अलग टीचरों के द्वारा हमारे जो इंस्टीट्यूट है ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर, आपको हर तरह का यानी ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, या आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हो, आपको कराती है। और टाइम के लिए यह क्लियर होता है, इसका टाइम इस संस्था में जो छुट्टियां होती है ना के बराबर होती है। तो ये संस्था हमेशा आपको अलग अलग टीचरों के द्वारा हर विषय को प्रोवाइड करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि बिहिया के आसपास है या बिहिया में है, तो आप ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में आइए। यहाँ पर ऑफलाइन क्लास सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। तो आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ,
हिंदी और इंग्लिश, ये सभी विषयों की जो पढ़ाइयाँ होती है अलग अलग टीचरों के साथ और अच्छे अच्छे जानकारी जो एक्सपीरियंस टीचर है उनके साथ कराई जाती है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपना हम अलविदा लेते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, जो कि भाव के पार्ट 2 होगा। उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें जो वही भाव है किस तरह से आगे की तरफ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।